अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 11 जनवरी 2025 और आज हम डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज करेंगे और उसकी जो हेडलाइंस हैं वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फ्रंट पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ख़ास तौर पे लोग एडिटोरियल ओपिनियन पढ़ते हैं, तो ये आप ज़रूर पढ़ा करें फ्रंट पेज, क्योंकि इसी से अगले दिन का आपको एडिटोरियल देखने को मिलता है, तो आपकी बेस बन जाती है अगर आप हेडलाइंस पढ़ते हो। अच्छा, अब हेडलाइंस की तरफ हम चलते हैं। तो पहली न्यूज़ हमारे पास है, कोalition नॉट थ्रेटन्ड बाय पीपीपी's कंसर्न्स ओवर न्यू कैनाल्स, एहसान इकबाल। अब थोड़ा-सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपको न्यूज़ समझ आ जाए। बेसिकली इसमें हुआ ये था कि जो पीपीपी है, पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपने ना रिज़र्वेशन का इज़हार किया है, खदशात का इज़हार किया है किस हवाले से, ओवर सेंटर्स प्लान टू बिल्ड न्यू कैनाल्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर फॉर फार्मिंग इन पंजाब चोलिस्तान रीजन। ठीक है, अब वो तहफ़्फ़ुज़ात किस हवाले से किए कि ये सेंटर का प्लान था, फेडरल गवर्नमेंट का प्लान था कि वो नए कैनाल बनाएँगे ताकि जो है वो पानी लिया जा सके इंडस रिवर से, किस चीज़ के लिए? फार्मिंग करने के लिए पंजाब के चोलिस्तान रीजन में। तो इस हवाले से जो है ना, बहुत ज़्यादा हमें सिंध में प्रोटेस्ट नज़र आए हैं कि जो कहा गया है इन प्रपोज़्ड कैनाल्स के हवाले से कि भई जब ये कैनाल बन जाएँगे तो बहुत ज़्यादा सिंध जो है वो मुतासिर होगा, तो आपस में जो है सिंध और पंजाब में हमें टसल देखने को मिल रही है। और वहाँ के जो पीपीपी के जो हैं चीफ मिनिस्टर और जो उनके लीडर हैं मुराद अली शाह, उसमें उन्होंने कहा है द प्लान थ्रेटन्ड सिंध्स एग्रीकल्चर इकोनॉमी। उन्होंने कहा इससे जो सारा प्लान है ये इससे मुतासिर होगी सिंध की एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो इस हवाले से ये अब आपको मैं बैकग्राउंड बता दिया, तो अब आपको समझने में आसानी होगी कि कोएलिशन नॉट थ्रेटन्ड बाय पीपीपी's कंसर्न्स, के कोएलिशन जो है ना, इसको कोई खतरा नहीं है, पीपीपी के जो कंसर्न है, खदशात है, किस हवाले से, ओवर न्यू कैनाल्स, जो नए कैनाल बन रहे हैं, उस हवाले से ऐसा कहना है एहसन इकबाल का। और क्या है, प्लानिंग मिनिस्टर डाउन प्लेस सिंस ऑब्जेक्शंस, जो भी सिंध ने ऑब्जेक्शन किए हैं, एतराज़ात लगाए हैं, उसको प्लानिंग मिनिस्टर जो एहसन इकबाल है, उन्होंने इसे डाउन प्ले किया। डाउन प्ले करना क्या होता है, आप कोई एक चीज़ हो भी, आप उसको बस कहो नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो इस हवाले से ये हमारे पास न्यूज़ है। और क्योंकि ज़ाहिर है पीटीआई वैसे ही साइड पे है, तो जो पीएमएलएन है और पीपीपी है, तो दोनों को साथ मिलके चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जो इन दोनों के दरमियान जो है डेवलप हो रहा है, और इसका हल तलाश किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा। दूसरी न्यूज़ आज हम देखते हैं, इस हवाले से है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने रेमिटेंसेस भेजे हैं, बाहर से जो पैसे भेजे हैं, उसमें 33% जो है वो हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम 6 महीने की बात करें इस मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की, तो जो इनफ्लोज़ थे, जो पैसे आए थे, उसमें सर्ज जो है, इज़ाफ़ा हुआ है, और वो इज़ाफ़ा होके कहाँ तक चला गया है, $17.8 बिलियन तक हो गया है 6 महीनों में। और सिर्फ़ $3.1 बिलियन जो हैं, वो हमें दिसंबर में देखने को मिले हैं। अब ये मंथ वाइज़ आप चार्ट भी देख सकते हैं, अगर हम जुलाई से देखना स्टार्ट करें कि कितने जो है ना वो रेमिटेंसेस हमारे पास आए हैं, तो आप तदरीज देख सकते हैं इस केस में हमारे पास इज़ाफ़ा हो रहा है, और सिर्फ दिसंबर में यहाँ पे $3.079 बिलियन जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है? तो ये आप इसमें देख सकते हैं। और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा है कि जी ये 33% इंक्रीज़ है, अगर हम उसको कंपेयर करें $13.435 बिलियन जो रिसीव हुए थे सेम पीरियड लास्ट ईयर में। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि चलें ठीक है, इतना ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया है, तो हमें ये देखना होगा ये पैसे जो हैं वो सारे आए कहाँ से थे? अब उसमें कहा ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लोज़ थे, यूके से, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन कंट्री से भी आए थे, लेकिन इन सारे इन्फ्लोज़ में 55% जो थे ना टोटल इन्फ्लोज़, जो $9.8 बिलियन बनते हैं, वो अरब कंट्रीज़ से आए थे इस मादी साल के 6 महीनों में। और सबसे ज़्यादा पैसे हमें कहाँ से आए? सऊदी अरब से आए, $4.42 बिलियन थे। और इसमें हमें इंक्रीज़ देखने को मिला 36% पिछले साल से, जबकि यूएई ने जो है ना वो रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ एट 54%, ठीक है? इसकी ग्रोथ 36% थी और सऊदी अरब से पैसे आए हैं, और यूएई की ग्रोथ जो है वो 54% थी। जो इन्फ्लोज़ वहाँ से कितने आए हैं? 3.58 बिलियन। और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे हैं गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कंट्रीज़, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, उसमें इज़ाफ़ा हुआ है 20.5% से, और ये $1.7 बिलियन वहाँ से पैसे आए हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके से आप शायद बात कह सकते हैं कि भई इतना ज़्यादा जो है वहाँ से हमारे पास रेमिटेंसेस आ रहे हैं, और उस हवाले से उन्होंने बताया हुआ था कि पर मंथ वाइज़ भी बता रहे हैं कि कितने आ रहे हैं पैसे और किस-किस ममालिक से आ रहे हैं, तो उसका इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, अब एक और अच्छी न्यूज़ है हवाले से पीआईए के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है
हमें हमेशा यही देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा जो है वो नुकसान में जा रही है, लेकिन ये एक चीज़ बेहतर हुई है कि पीआईए रिटर्न्स टू यूरोपियन स्काइज आफ्टर 4 इयर्स। अब थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए इसमें कि 2020 में क्या हुआ था, पाबंदी लगी थी, किसकी जानिब से लगी थी, इसको हम देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जी अकॉर्डिंग टू एविएशन सोर्सेस एक मिनट, ये कह रहे हैं कि जी आफ्टर लॉन्ग वेट द यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी announced in November 2024 the lifting of the ban on Pakistani airlines operating in EU countries। जो बैन लगा था ना इस पे पाकिस्तानी जहाज़ों पे, वो हटा है नवंबर 24 में, ठीक है। और लेकिन ये जो बैन हटा है, ये क्या है, क्लियरेंस टू फ्लाई इन ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स पेंडिंग। अभी भी जो है वो हम ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, उस हवाले से अभी क्लियरेंस हमें नहीं मिली है। और पीआईए ने अप्रोच किया है यूके डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट टू सीक अप्रूवल फॉर रिज्यूमिंग फ्लाइट्स टू लंदन, मैनचेस्टर एंड बर्मिंघम। तो उन्होंने उससे रब्ता किया है डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट से, ताकि अप्रूवल मिल सके, ताकि हम बहाल कर सकें फ्लाइट्स कहाँ की, लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम की। और यहाँ पे जो है ना 4.5 साल का बैन जो है वो जो ईयू रेगुलेटर्स की जानिब से लगाया गया था, वो क्या है, ख़त्म हुआ है। और ये हुआ क्या था, एक तो हमारे पास आपको पता होगा 2020 में हमारे पास पायलट लाइसेंस स्कैंडल आया था, और जो डेडली क्रैश हुआ था कराची में, ठीक है, तो उसके बाद जो बैन लगा हुआ था, तो वो चीज़ जो है ना वो यहाँ पे हटाई गई है। तो अब हम देखते हैं कि यूके और ब्रिटेन, वहाँ का ये अप्रूवल मिलता है कि नहीं, कि इनको क्लियरेंस मिल सके वहाँ पे फ्लाई करने की। तो बाकी ये तो खैर यूरोपियन स्काइज़ में तो अब हमें पीआईए देखने को मिला है 4 साल बाद, तो बाकी इसको हम देखते हैं कि आगे ये कहाँ तक अप्रूवल इनको मिलता है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो अच्छी हो रही है आज, वो एक ग्लोबल मूव है लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से, और वो शुरू हो रहा है कब से, आज से यहाँ पे इधर इस्लामाबाद में। और 44 कंट्रीज जो है नुमाइंदगान, वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। इसमें मलाला यूसुफ मलाला वो भी शामिल है। और जो इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल से देख लें, पाकिस्तान ने जो होस्ट किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये कॉन्फ्रेंस किस हवाले से है, लड़कियों की तालीम के हवाले से है। और जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने रिसीव किया है ओआईसी सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम ताहा को, ठीक है, जो आए हैं इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। और इसमें अगर हम देखें तो 150 जो है ना वो डिग्नेटरीज आएंगे, 44 मुस्लिम फ्रेंडली कंट्रीज से। और जो हमारे पास इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी भी है, जिसमें यूनेस्को, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान शामिल है। और जिस तरह मैंने आपको बताया, मौलाना यूसुफजई वो भी कल इसमें खताब करेगी। तो बेसिकली जो मुस्लिम ममालिक में मुस्लिम ममालिक में क्या इसका लड़कियों की तालीम के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश है, मुश्किलात दरपेश है, तो वो डिस्कस किया गया है। इसको अगर हम हेडलाइन में भी देखें तो ये कह रहा है कि जी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 44 कंट्रीज टू अटेंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 44 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाइंदगान है, वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, जिसमें मलाला भी शामिल है। और पीएम ओआईसी ऑफिशियल कॉल फॉर गाजा ट्रूस, जो प्राइम मिनिस्टर हैं ओआईसी ऑफिशियल, उन्होंने कहा है कि भाई इसमें जंगबंदी हो, गाजा के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे पास न्यूज़ है, जो सबसे एंड में डिस्कस कर रहे हैं, वो इस हवाले से है कि जैसे आपको पता है कि जी 9 मई के हवाले से जो लोग मुलविस थे, जो पीटीआई वाले थे इसमें आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले पे, तो उनका जो है वो मिलिट्री जो है ना वो ट्रायल किया गया। तो इसमें यहाँ देखा गया है कि क्या ऐसा करना सही था कि नहीं। अब हम देखते हैं जो जजेस थे, जिसमें जस्टिस मंदोखेल थे, जस्टिस हिलाली थे, कि उन्होंने क्या कहा कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए बात ये है कि कॉम्पिटेंस ऑफ मिलिट्री कोर्ट जजेस क्वेश्चन, कि जो भी ये मिलिट्री कोर्ट के जजेस हैं, उनकी कॉम्पिटेंस पे, उनकी अहलियत पे है ना सवाल उठाया गया है कि क्या भाई वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए एक नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है हमारे पास, इसमें क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कर लें, सिविल कोर्ट्स की बात कर लें, तो वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं जजेस फैसले देने के। तो क्या मिलिट्री कोर्ट के जजेस हैं, वो भी, उनमें भी इतनी अहलियत है कि नहीं कि वो इस तरह के फैसले दे सकें। तो उस पर सवाल उठाया गया है। और इसमें अगर हम देखें तो जस्टिस मंदोखेल है, उन्होंने कहा है, वंडर्स हाउ मच एक्सपीरियंस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैव ऑफ हैंडिंग डाउन हार्श पनिशमेंट्स, के जस्टिस मंदोखेल ने बड़ी हैरानी का इजहार किया है कि भाई उनके पास कितना एक्सपीरियंस होता है कि आप इस तरह की जो सख्त जो सजाएं हैं वो दे सको। और जस्टिस हलाली ने जो कहा है वो कहा है कि जी
How military courts assume jurisdiction when FIRs were filed under PPC और ATA एंटी टेररिज्म एक्ट। तो उन्होंने कहा जो भी जिन पे इल्ज़ाम है कि ये आर्मी तंजीमात पे हमले में मुलविस थे, उनकी जो FIRs काटी गई थी वो तो आपने PPC के अंडर और ATA के तहत की थी, तो किस तरह आप उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि भाई मैं जो हूँ जुडिशरी में पिछले 34 सालों से हूँ और मैं अभी भी क्या है लर्न कर रहा हूँ, ठीक है, सीख रहा हूँ। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से ये जस्टिफाई कर सकेंगे ये सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है मिलिट्री कोर्ट में, ठीक है। तो ये उस वाले से उन्होंने सवाल उठाए थे और जस्टिस मंदोखेल ने ये भी कहा कि जी क्या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है मिलिट्री कोर्ट का वो उसका इतना एक्सपीरियंस है, उसमें नॉलेज है और वो ये समझ सकता है कि वो जो सजा दे रहा है उसकी क्या रिpercussions है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। अच्छा, और इसको अगर हम देखें, एक मिनट, अच्छा, और यहाँ पे वो बात जस्टिस मुसर्रत हलाली उन्होंने भी जो है ना वही सवाल उठाया कि किस तरीके से आप जुरिस्डिक्शन रिज्यूम कर सकते हैं ये मिलिट्री कोर्ट जब ये एफआईआर है वो क्या है पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड और एंटी टेररिज्म एक्ट एटीए के तहत जो है वो दर्ज हुई हो। और साथ उन्होंने इस चीज़ पे भी अफसोस का इज़हार किया है कि जो फेडरेशन जो है ना अभी तक वो एफआईआर की कॉपीज नहीं दी हैं जो इन कॉन्विक्ट्स के अगेंस्ट जो है वो रजिस्टर हुई, ठीक है। और तो क्योंकि बेसिकली ये जजेस हैं उनका यही हिसाब है कि भाई आप बिल्कुल ये सेपरेट चीज़ें हैं क्रिमिनल कोर्ट और मिलिट्री ट्रायल, तो क्या उन पूरे जो आप कह सकते हैं कि जी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है मिलिट्री कोर्ट में फॉलो होता है कि नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जब तक आप उसको एफआईआर के जरिए बताते ही नहीं हो कि भाई आपके ये चार्ज लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि जी हमें वो कॉपीज भी जो है ना वो आप मुहैया करें कि आपने किस बेसिस पे है मिलिट्री उसमें कोर्ट में इनका ट्रायल किया है, ठीक है। तो एक बड़ा इसमें टेक्निकल इसमें इसमें सवालात पूछे गए हैं कि क्या जो है वो मिलिट्री ट्रायल ऐसे जो जिन पे इल्ज़ाम है, मुलज़िम है, उनका हो सकता था कि नहीं, उस चीज़ को इस खबर में डिस्कस किया गया है और जो मिलिट्री कोर्ट जजेस की कॉम्पिटेंस है, उस पे सवाल उठाया गया है जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस हलाली की जानिब से, ठीक है। तो अच्छा रो वैसे तो हम एडिटोरियल वगैरह करते हैं, तो आज मेरी कोशिश थी कि थोड़ा डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज डिस्कस किया जाए, तो इस पे भी अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। तो बाकी कोशिश होगी कि हम एडिटोरियल वगैरह के साथ फ्रंट पेज को भी अपने चैनल का हिस्सा बना सकें, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।